हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो आज यानी कि 27 जनवरी के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू टुडे, द हिंदू रिपब्लिक डे से रिलेटेड। रिपब्लिक डे परेड टैप्स इनटू हेरिटेज, डाइवर्सिटी एंड मिलिट्री माइट। तो कल यानी कि 26 जनवरी को इंडिया ने सेलिब्रेट किया अपना 27th रिपब्लिक डे। तो जैसे कि हमने पहले भी द हिंदू एनालिसिस में डिस्कस किया था कि इस बार का जो रिपब्लिक डे है बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज देर आर टू रीजन्स। पहला रीजन है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 75 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने साल का हो गया है? 25 ईयर्स का। इसके अलावा एक मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा का 150 बर्थ एनिवर्सरी से सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया इस बार, ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये दोनों इंसिडेंट की वजह से हमारा जो रिपब्लिक डे है इस बार का बहुत खास हो जाता है। वो भी तब है ना, बिरसा मुंडा का 150 बर्थ एनिवर्सरी, वो भी तब जब इस टर्म में हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। ठीक है, तो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। तो इन्हीं दोनों वजह से इस बार का जो रिपब्लिक डे था बहुत खास था। और बहुत सारी टैबलो शो की जाती हैं, झांकियाँ शो की जाती हैं। उत्तर प्रदेश की निकल रही है, हरियाणा की निकल रही है, हाँ ना, एयरफोर्स की निकल रही है, नेवी की निकल रही है। तो ऐसे में दो टैबलो इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही, विच वॉज द, एक तो थीम पे थी 75 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ठीक है, इसके अलावा जो इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये क्या नाम है इनका? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सोबियांतो। ठीक है, हर कोई जान गया होगा इन्हें इंडिया में, क्योंकि इनके आने से पहले इतना डिस्प्यूट हो गया है ना। एक खबर आई थी कि रिपब्लिक डे अटेंड करने के बाद ये पाकिस्तान चले जाएंगे, जिसका इंडिया ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया था कि हम डीहाइफनेशन की थ्योरी को फॉलो करते हैं एंड यू कांट गो टू द पाकिस्तान डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया। आपको अगर पाकिस्तान जाना है तो आप पहले हमारे यहाँ से अपने देश वापस जाइए, फिर पाकिस्तान जाइए। आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं जा सकते, बिकॉज वी फॉलो डीहाइफनेशन थ्योरी। बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, इन्हें ब्रह्मोस वगैरह का लालच वगैरह दिया गया, और इन्होंने भी सोचा होगा कि फ़ायदा इंडिया के साथ रहने में, पाकिस्तान के साथ रहने में नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो विजिट है उसको कैंसिल आउट कर दिया एंड इंडिया में आए। अब इंडिया इस बार जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है उनको ही क्यों बुलाना चाहता था? क्योंकि इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे थे अपना 75 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमने अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया था, फर्स्ट रिपब्लिक डे पे जो गेस्ट थे वो भी एक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ही थे। क्या नाम था इनका? सुकर्णो। ठीक है, तो इस बार जो हमारा 76 रिपब्लिक डे है उसको खास बना, है ना, खास बनाने के लिए हमने जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है उनको ही दोबारा मतलब अपने यहाँ पे बुलाया। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। बी आर अम्बेडकर को थीम किया गया था पूरे रिपब्लिक डे जो एरिया है, विजय पथ जो एरिया है, राजपथ जो एरिया है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो थीम है वो भी इस बार का थीम बहुत बहुत ज़्यादा यूनिक था। इस बार का जो थीम था वो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, द थीम फॉर दिस ईयर वॉज स्वर्णिम भारत, विरासत एंड विकास, और विकास, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो इस थीम को याद रखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट खबर जो है वो असम से आ रही है, और असम में हुआ एक ब्लास्ट, ब्लास्ट इन गुवाहाटी। उल्फा सेज इट्स जस्ट ए वार्निंग। हुआ क्या, जब पूरा इंडिया अपना 76 रिपब्लिक डे मना रहा था, है ना, उसी टाइम असम में, है ना, एक ये वाली दुर्घटना हुई कि एक बम ब्लास्ट हुआ। और इस बम ब्लास्ट को कैरी आउट किया एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है उल्फा। उल्फा स्टैंड फॉर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है असम को अलग करना इंडिया से और एक सेपरेट कंट्री बनाना, यानी कि सेपरेटिस्ट डिमांड है। तो इन्होंने पहले ये डिक्लेयर किया था कि असम में कोई भी पर्सन रिपब्लिक डे नहीं मनाएगा। बट इन्होंने धमकी दी, उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो इन्होंने एक मैसेजिंग के लिए क्या किया, पार्किंग में एक
ट्रक प्लांट किया और वहाँ पे ब्लास्ट करवा दिया, ठीक है। इस ब्लास्ट में कोई मरा नहीं, बाद में इनका क्लैरिफिकेशन आया कि हम किसी को मारना भी नहीं चाहते थे, हम बस एक मैसेजिंग करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, सेपरेट असम की डिमांड करोगे तो सेफ रहोगे, अगर इंडिया के साथ रहोगे तो आप क्या रहोगे, हाँ, हमेशा डेंजर में रहोगे। तो एक मैसेजिंग के लिए हमने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो सेंट्रल एजेंसियाँ हैं उनको ऑर्डर दिए हैं इसकी जाँच के, और जो सीक्रेट सर्विसेज है हमारी, है ना, उसको लगाया गया है टू कंट्रोल उल्फा इन असम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है मनरेगा से। मनरेगा गवर्नमेंट इंडिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फ्लैगशिप स्कीम, और इस बार इस स्कीम ने शॉक कर दिया है, गवर्नमेंट ने शॉक कर दिया है इस स्कीम को लेके, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने कोई भी एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं किया। नो एक्स्ट्रा एलोकेशन फॉर मनरेगा वेज डिलेड, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोग यानी कि जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं उनका जो है ना वेजेज हैं, उनका जो उन्हें भत्ता मिलता है, काम करने वाला जो मजदूरी मिलती है वो उनको पे नहीं की जा रही है। इसके अलावा मनरेगा में जब कुछ काम होते हैं तो कुछ मटेरियल लगता है, ठीक है, वो मटेरियल का जो पेमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब जो वेंडर्स हैं वो मटेरियल देने से मना कर रहे हैं, तो काम भी रुक गया है, ठीक है। तो कितना पेमेंट दिया इन्होंने, बस इस साल के लिए 4,350 करोड़ जो थे वो रिलीज हुए, ठीक है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई अब हम तो है ना रिलीज करने वाले नहीं है, ठीक है। जबकि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है। पास्ट में क्या हुआ है, जब कभी भी है ना बजट में हर साल मनरेगा के लिए एक एलोकेशन किया जाता है, बट क्या होता है कि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, यानी कि जब भी लोगों को काम की ज़रूरत होती है तो मनरेगा को चलाया जाता है, मनरेगा का जो डेज हैं वो एक्सटेंड किए जाते हैं। तो जब कभी भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो जब कभी भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट उस एलोकेशन को जो उसने बजट में किया था उसको क्या कर देती है, एक्सटेंड कर देती है। जैसे लाइक एक 2020 एंड 2021 के टाइम पे, जब कोविड का टाइम था, लोग शहरों से भाग भाग के अपने गांव में आ गए थे, तो सबको काम करना था, तो काम की जो डिमांड है बढ़ गई, तो मनरेगा में जो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो बढ़ गए। तो मनरेगा के लिए 2020 में जो एलोकेशन था वो था 61,500 करोड़ रुपीज, ठीक है। इसको बढ़ा के है ना, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1,11,500 करोड़ रुपीज, यानी कि जस्ट लगभग डबल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट में सरकार ने किया नहीं है, सरकार क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है इसके एलोकेशन को, है ना, क्योंकि एक एस्टिमेशन होता है जिसके बिहाफ पे बजट बनता है, उसको एक्सीड कर ही जाता है मनरेगा। तो हर बार ये ट्रेंड रहा है कि जब कभी भी पैसे कम पड़ते हैं मनरेगा के लिए तो एक्स्ट्रा एलोकेशन कर दिया जाता है, बट इस साल जो गवर्नमेंट है उसने कोई एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लेबरर्स हैं मनरेगा में काम करने वाले उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा है ना जिन वेंडर से सामान उठाया जाता है नरेगा में काम करने के लिए उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो रीजन दिए हैं सरकार ने है कि जो लोड हैं इस बार बहुत ज़्यादा हैं, खर्चे हैं बहुत ज़्यादा हैं, दैट इज़ भाई हम जो है एलोकेशन नहीं कर पाए, बट श्योरली हम अगले बजट में ज़्यादा पैसा एलोकेट करने वाले हैं। अच्छा, बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा क्या है, मनरेगा स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। महात्मा गांधी है ना हमारे फादर ऑफ द नेशन नाम जुड़ा हुआ है, नेशनल रूरल यानी कि गांव में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देने वाली स्कीम है। इस स्कीम को है ना एक एक्ट के थ्रू चलाया जाता है, और ये नरेगा एक्ट जो है वो पास किया गया था 2005 में। इसके बाद है ना इसको इम्प्लीमेंट किया गया इस स्कीम को 2 फरवरी 2006 से, और ये जो स्कीम है वो क्या करती है, सारे लोगों को 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस करती है कि मिनिमम आपको 100 डेज का जो है रोजगार इसके थ्रू दिया जाएगा। इसके थ्रू जो हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको दूर करने की कोशिश की गई, ठीक है। इसके अलावा गारंटी क्यों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसका सेक्शन जो 3 है, सेक्शन 3 ऑफ मनरेगा एक्ट सेज द डिसबर्समेंट ऑफ डेली बेसिस शैल बी मेड ऑन ए वीकली बेसिस और इन एनी केस नॉट लेटर देन द फोर्टनाइट आफ्टर द डेट विच सच वर्क है डन, यानी कि एक हफ्ते के भीतर पेमेंट होना ही होना है ना, श्योरली पेमेंट मिलता है, 100 डेज का काम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट फंडेड स्कीम तो है, बट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम नहीं है, इसमें सेंटर और स्टेट की भागीदारी होती है, जिसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन 60 एंड
गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो स्टेक होता है वो 40% होता है, यानी कि अगर 100 रुपये मनरेगा स्कीम पे खर्च हो रहे हैं तो 60 रुपये कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो 40 रुपये हैं वो कौन देगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये मनरेगा स्कीम है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। जियो टैगिंग। जियो टैग्ड डिजिटल आइडेंटिटी हेल्प कश्मीरी चिनार ट्रीज एंड टॉल। ठीक है, चिनार ट्री कश्मीर की पहचान, आइडेंटिटी माने जाते हैं। हाँ, हमारी जो इंडियन आर्मी की एक कोर है, चिनार कोर है ना, तो इसके नाम पे रखा गया है। चिनार क्या होता है, एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है, लंबा ट्री होता है, जो हिली रीजन में खास करके कश्मीर में पाया जाता है। एक डेटा था कि एक टाइम पे कश्मीर में लगभग 40,000 चिनार के पेड़ हुआ करते थे। ठीक है, अब ये घटके कितने रह गए, 35,000 के समथिंग रह रहे हैं। कहाँ गए ये 5,000 चिनार के पेड़। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट JKFRI जो है, उसका कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत सारे डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उसमें स्टार्ट हुए। हाईवेज क्या हुआ, जो सड़कें थी उनको हाईवेज में कन्वर्ट किया जाने लगा, तो सड़कों को चौड़ा किया जाने लगा। तो इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से और इन्हीं हाईवेज की वजह से बहुत सारे चिनार के पेड़ क्या कर दिए गए, काट दिए गए। ठीक है, तो अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब जो चिनार के पेड़ हैं, जो भी चिनार ट्रीज हैं, उनको क्या करा जाएगा, प्रिजर्व करने का काम किया जाएगा। किसके थ्रू, जियो टैगिंग के थ्रू। अब जियो टैगिंग क्या होती है, इन चिनार के पेड़ों पे एक प्लेट लगा दी जाएगी, एक बारकोड लगा दिया जाएगा। ठीक है, पेड़ का नंबर, कौन से सीरियल नंबर का पेड़ है, इसके अलावा कितना पुराना है, उसकी हेल्थ के बारे में एक सारी जानकारी है ना, फिजिकली और डिजिटली दोनों फॉर्म में रखी जाएगी। ठीक है, जिससे जो हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, खास करके जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनको क्या मिलेगी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग चिनार अपडेट, चिनार ट्रीज अपडेट, कि कितने बड़े कितने घट रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है ना, कैसे इनको बढ़ाया जाए, कैसे इनको कटने से रोका जाए। इसके अलावा टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्शन होगा, जब टूरिस्ट जाएंगे वहाँ पे तो देखेंगे कि मतलब कितना पुराना पेड़ है, हेल्थ कैसी है, तो उनके लिए भी क्या एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। तो इसलिए ये इसकी जियो टैगिंग की जा रही है। ठीक है, अगर बात करें चिनार की, ठीक है, तो इसे मैजेस्टिक चिनार भी बोला जाता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लांटनस ओरिएंटालिस, प्लांटनस ओरिएंटालिस। ठीक है, बहुत लंबा होता है, 30 मीटर तक लंबा होता है कम से कम ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है आज के द हिंदू में, और एक तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भाई शुड गवर्नर्स हेड स्टेट यूनिवर्सिटीज, क्या गवर्नर्स को जो यूनिवर्सिटी हैं उनको हेड करना चाहिए। अभी सिचुएशन क्या है, स्टेट का जो गवर्नर होता है वो सारी स्टेट यूनिवर्सिटी का क्या होता है, चांसलर होता है। ठीक है, तो इसी को लेके क्वेश्चन रेज किया गया है। अब इसको लेके इशू क्यों आ रहा है, क्यों ये क्वेश्चन रेज किया गया है। ठीक है, अब देखो, चांसलर होना मतलब सारी स्टेट यूनिवर्सिटी का मालिक होता है, यानी कि सारे डिसीजन मेकिंग कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, अब इन यूनिवर्सिटीज को, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, इनको फंड कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको लीड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनको डोमिनेट कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और एक आपका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हेड होता है ना। 1967 तक स्टेट में और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, तो ये क्लासेज नहीं दिखाई देते थे, सब मिलके काम करते थे, क्योंकि कांग्रेस है ना, क्यों एक दूसरे को परेशान करेंगे। बाद में क्या हुआ, 1967 के बाद, आफ्टर 1967 जो स्टेट्स है ना, वहाँ पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनने लगी, रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट बनने लगी और पार्टीज की गवर्नमेंट आने लगी। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, सेंटर में कौन, कांग्रेस, स्टेट में कौन, कोई अदर पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या है ना कोई भी साउथ की पार्टी, तमिलनाडु में है ना DMK, AIDMK, कोई भी पार्टी। अब सेंटर से स्टेट में गवर्नर भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
वो किसका आदमी होगा? मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस का ही आदमी होगा। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट भी है कि 52% जो गवर्नर थे ना उस टाइम पे, कहाँ से आते थे? पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, एक्टिव पॉलिटिशियन थे। तो अब गवर्नर जब जाएगा, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था वो, ठीक है, तो वो किसके फेवर में काम करेगा? डीएमके के फेवर में काम करेगा या फिर कांग्रेस के फेवर में काम करेगा? तो बट ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में काम करने वाला है वो। तो क्लासेज स्टार्ट हो गए, है ना। फंड कौन दे रहा था यूनिवर्सिटीज को? सीएम लेड गवर्नमेंट। और डोमिनेट कौन कर रहा था? गवर्नर। ठीक है, तो यही इसी को लेके बहुत ज्यादा क्या होता है ना, दोनों उसके बीच में डिस्प्यूट होते हैं। अब जब ये डिस्प्यूट बढ़ने लगते हैं तो क्या होने लगता है? या तो जो सीएम की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो फंड रोक देती है, फंड्स को ब्लॉक कर देती है। अगर फंड मिल जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि चीफ मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी चलाने की कोशिश करती है स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो जो गवर्नर है वो वहां की अपॉइंटमेंट रोक देता है। तो इस पावर स्ट्रगल में ना तो सीएम का नुकसान हो रहा है, ना उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नुकसान हो रहा है, ना ही गवर्नर का नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है तो सिर्फ यूनिवर्सिटी का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का और इंस्टीट्यूट का। दैट इज वाई ये डिबेट चल रही है कि ठीक है, जब फंड कौन दे रहा है? सीएम लेड गवर्नमेंट दे रही है, तो चांसलर गवर्नर को क्यों बना के रखा है? चांसलर भी चीफ मिनिस्टर को बना दो, है ना, या फिर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन जो है चांसलर अपॉइंट करवा दो, है ना, एक बॉडी बना देगी सीएम वाली स्टेट गवर्नमेंट। तो दैट इज वाई जो आर्ग्यूमेंट है वो सीएम वाल के फेवर में ज़्यादा जा रहे हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके फेवर में ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नर का आर्ग्यूमेंट क्या है? वो कहता है कि देखो कुछ भी गलत नहीं है, मैं बिल्कुल सही चांसलर हूँ, एंड प्रेसिडेंट भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का हेड होता है। तो उसके आर्ग्यूमेंट में ये बोला जाता है कि देखो प्रेसिडेंट हेड होता है, बट प्रेसिडेंट पूरी तरह डिटैच होता है गवर्नमेंट से। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है ना, उसकी पॉलिटिक्स से खुद को डिटैच कर लेता है। वो अपने जितने भी सारे काम होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, वो किसके थ्रू करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू करवाता है। बट ये आप ये सारे काम क्या कर रहे हो? अपने हैंड टू हैंड कर रहे हो, तो आपके हिसाब से तो कोई मिनिस्ट्री नहीं है आपकी हेल्प के लिए, तो आप ओने जोन काम कर रहे हो। तो जिस तरह का जो नॉमिनल कॉन्टैक्ट प्रेसिडेंट का है वैसा आपका नहीं है, आपकी डिक्टेटरशिप है, और जो प्रेसिडेंट है उसका कॉन्टैक्ट है। तो आपके और प्रेसिडेंट की जो आप कंपैरिजन दे रहे हो ना, उसकी बराबरी तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। तो ये भी आर्ग्यूमेंट किसके फेवर में जाके गिरता है? जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके फेवर में। ठीक है, क्या होना चाहिए बाकी, है ना, अपने अपने ओपिनियन है ना। कोई कहते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो यहाँ पॉलिटिक्स हो जाएगी, है ना, और गवर्नर को दिया हुआ है तो जानते ही हो क्या डिस्कस किया जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रगल है, मतलब आर्टिकल है, आप इसे पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें गवर्नर की, तो आर्टिकल 153 क्या कहता है? हर स्टेट का क्या होगा? एक गवर्नर होगा। ठीक है, तो ये रहा आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज फिर अगेन श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका ने क्या किया है? हमारे 34 फिशरमैन्स को क्या कर लिया है? अरेस्ट कर लिया है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब रजिस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, लोकल जो तमिल लोग हैं वो भी रजिस्ट कर रहे हैं। श्रीलंकन नेवी ने क्या लगाया इन पे कानून, है ना, 3 ट्रॉलर्स को अरेस्ट किया गया, और इन पे जो चार्जेस लगाए गए वो ये लगाए गए कि ये फॉरेन नेशनल थे, जो लोकल लोग, हमारे लोकल श्रीलंकन लोगों की लाइवलीहुड पे अटैक कर रहे थे फिशिंग करके हमारे एरियाज में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम श्रीलंका नेवी, they arrested the fishermen to curb illegal fishing practices of foreign boats considering the livelihood of their local fishermen। ठीक है, तो बाकी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, और आज मीटिंग भी है। जो इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनकी श्रीलंकन नेवी के साथ में, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जस्टिस खेर, जस्टिस जगदीश खेर इंडिया के 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें दिया जा रहा है इंडिया का सेकंड हाईएस्ट ऑनर, विच इज पद्म भूषण, है ना, राइटली डिजर्व पर्सन। ठीक है, अब इसके बावजूद भी कि जो करंट गवर्नमेंट है ना, करंट प्राइम मिनिस्टर है, इनके साथ जुडिशरी का बहुत अच्छा इनके टेन्योर में रिश्ता नहीं रहा था। बहुत सारे जो एक्ट थे, है ना, क्या कर दिए थे जस्टिस खेर ने, डिस्पोज कर दिए थे। बहुत सारे बिल बनाए थे, तो गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट रहता था।
जगदीश खेर के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट का, बट इसके बावजूद भी जस्टिस खेर की मेरिट को देखते हुए, उनकी ईमानदारी को देखते हुए इस साल रिपब्लिक डे की ईव पर जो पद्म विभूषण अनाउंस किए गए उसमें इनका नाम था। ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए दिया गया है, तो क्या क्या सर्विसेज किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो इनकी सर्विसेज के बारे में बताते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो लिखती है कि इन्होंने जो ट्रिपल तलाक जैसी एक कुप्रथा थी देश में, है ना, जो जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ थी, उसको ख़त्म करने का काम किया। इसके अलावा एक और काम इन्होंने किया कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल एक्ट बताया, आर्टिकल फंडामेंटल राइट बताया आर्टिकल 21 के अंडर में। ठीक है, इसके अलावा अपने ही जज को, है ना, 6 महीने की जेल लगाई मिसबिहेव करने के लिए, है ना, दैट इज वाई इन्हें टफ जज बोला जाता है। ए टफ जज एज चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर once described him. Chief Justice Kher did not shrink from punishing judges who stepped out of line. In May 2017, he led a 7 judges bench which took the unprecedented decision to sentence a sitting Calcutta High Court judge C.S. Karnan. इनको जेल भेज दिया, 6 month imprisonment for contempt for reducing the Indian judiciary into लाफिंग स्टॉक। ठीक है, तो बहुत सारे इन्होंने पब्लिक अफेयर्स के हित में काम किए, जुडिशरी में इनका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। दैट इज वाई इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस साल इन्हें पद्म विभूषण देने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत सारे हथियार शोकेस किए गए, शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, बट 2 हथियार, 2 वेपन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। एक तो हमारी प्रलय मिसाइल पहली बार शोकेस की गई। रेंज इसकी कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर के बीच में रेंज है इसकी। कितना पेलोड ले जा सकती है ये, 500 टू 1000 kg, 1000 kg। ठीक है, और ट्विन लॉन्च है ना, एक साथ 2 लॉन्च की जा सकती है। ये देखिए, है ना, ये लॉन्चर है इसका, और एक साथ 2 मिसाइल कैरी कर सकता है, तो ट्विन लॉन्च है ये। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम जो शोकेस किया गया, विच वॉज संजय, इंडिया का इंडिजेनसली डेवलप्ड सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, क्या करेगा सर्विलेंस सिस्टम, वॉर टाइम में या पीस टाइम में भी बॉर्डर पर सर्विलेंस करेगा, जिससे जो इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी। तो संजय नाम दिया गया ऐसे। संजय कहाँ से इंस्पायर है, महाभारत के कैरेक्टर से। वही संजय जो धृतराष्ट्र को क्या सुनाते थे, रामायण सुनाते थे, महाभारत सुनाते थे कि कुरुक्षेत्र में आज क्या हो रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से इंस्पायर है ये संजय। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें लाइक हमारी ब्रह्मोस, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट जो कि एक्सटेंडेड रेंज का है 75 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा BM-21 ग्रैड विच इज़ 120 mm, है ना, मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, इसको भी किया गया। ठीक है, और ये सब किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसने विकसित किया है, DRDO ने विकसित किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। अब क्यों गाजा में अब जो सीज फायर है वो हो गया है, क्योंकि जो इजराइल और हमास है उसके बीच में एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया है। बट इसी बीच ट्रंप, है ना, पूरी दुनिया में हलचल मचा के रखी है इस पर्सन ने। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो गाजा के लोग हैं ना, इनको गाजा में ना रखो, यही परमानेंट सॉल्यूशन है। ये लोग गाजा में रहेंगे, फिर इजराइल के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करेंगे, फिर हमास को शेल्टर करेंगे, और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्हें गाजा से ही निकाल के फेंक दो, गाजा स्ट्रिप से निकाल के फेंक दो। कहाँ निकाल के फेंक लो, इजिप्ट फेंक दो, जॉर्डन फेंक दो। इसी को लेके वार्न किया है जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है। ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट रीसेटलमेंट का मंजूर नहीं होगा। जो गाजा के लोग हैं वो कहाँ पे रहेंगे, गाजा में रहेंगे। ठीक है, इनको रीसेटल करने का कोशिश ना किया जाए, क्योंकि पहले भी बहुत बार हो चुका है, और इसकी वजह से जो पूरी पैलेस्टीनियन सिविलाइजेशन है वो खत्म होने के कगार पे आ गई है ऑलमोस्ट। ठीक है, इन्होंने बोला कि 1948 में जब वॉर हुई, इजराइल एग्जिस्टेंस में आया, इसको क्या बोलते हैं ये लोग, नकबा, कैटास्ट्रॉफी, जब इजराइल जब उसमें आया, तो इन्होंने बोला 1948 में बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए। उसके बाद 1967 में क्या हुई, अरब इजराइल वॉर हुई, जिसमें अरब ने वन साइडेडली हरा दिया सारे अरब कंट्रीज को। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नक्शा, सेटबैक। ठीक है, बहुत सारे लोग इस टाइम पे भी वो हो गए, तो उन्होंने कहा नॉट दिस टाइम, इस टाइम तो नहीं होने वाला है। बट देखते हैं कितनी चलेगी, है ना, क्योंकि ट्रंप के आगे सुपर पावर है USA, एंड फिर
इजराइल भी अगर ट्रम्प का सपोर्ट नहीं भी होता तब भी इजराइल अगर जो चाहता वो कर सकता था इनके साथ। तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। रशिया कैप्चर ईस्ट यूक्रेनियन टाउन ऑफ वेलिका नोवोसिल्का। ठीक है, ये डोनेस्टक एक जगह है यूक्रेन में। अब रशिया ने उसको कब्जा लिया है, वहीं पे एक छोटा सा टाउन है, इसको कब्जा लिया है। अब देखो ट्रम्प के आने के बाद जो रशिया है ना एग्रेसिव हो गया यूक्रेन के ऊपर, ओपनली बोल रहा है ये कब्जा लिया। अभी तक नहीं बोलते थे हमने ये कब्जा लिया, लेकिन ओपनली बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ट्रम्प ने वैसे बोला तो था कि जब वो व्हाइट हाउस में आएंगे 24 आवर के भीतर क्या करा देंगे, जंग खत्म करा देंगे। बट 24 आवर से तो ऊपर हो गए कम से कम, है ना। वॉर तो खत्म नहीं हो रही है, और वॉर अगर ऐसे ही एग्रेशन चलता रहा तो शायद वॉर खत्म भी ना हो। ठीक है, यूक्रेन फिर खत्म ही हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। बिकॉज देखो बहुत सिंपल सा प्लान है ट्रम्प का, दोनों पार्टीज को बिठाया जाएगा, बात की जाएगी। ठीक है, और सिंपल एक प्रपोजल दिया जाएगा, जो रशिया ने जीत लिया वो उनको रखने दो, बाकी तुम रख लो। ठीक है, तो यूक्रेन इस चीज़ को मानेगा नहीं, वोलोदिमीर जेलेंस्की मानेगा नहीं कि मैं अपनी पब्लिक को क्या मुंह दिखाऊंगा जिसके लाखों लोग मैंने मरवा दिए। ठीक है, तो अमेरिका क्या करेगा, कहेगा कि फिर तो लड़ लो आप अपने आप ही जंग, हम आपको हथियार ही देना बंद कर रहे हैं। तो जो यूक्रेन है ना उसकी हार लगभग तय है। जिस तरह का अगर, है ना, हम ट्रम्प को एज्यूम कर रहे हैं पहले टेन्योर से। ठीक है, बाकी, है ना, किसी के माइंड का कुछ पता नहीं होता किस तरह से हो जाए, है ना। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ट्रम्प के बारे में वो उनके फर्स्ट टेन्योर को देख के कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टेन्योर वाले ट्रम्प अपनी सेम पॉलिसीज को कैरी आउट करते हैं तो इस तरह का रिजल्ट रहने वाला है इसका। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज के द हिंदू का एनालिसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल हम लोग नए द हिंदू एनालिसिस के साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। तो सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।